Dr. C.V. Raman University. नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु शरण, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान, डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय करगी रोड, कोटा, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम भारत में चुनाव सुधार के बारे में जानेंगे। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव प्रणाली अपनाई, जो अपने समय में एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम था। संविधान निर्माताओं ने यह सुनिश्चित किया कि हर नागरिक को जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के भेदभाव के बिना वोट देने का अधिकार मिले। चुनाव प्रक्रिया की नींव और महत्व। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना के साथ ही चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाने के लिए ठोस नींव रखी गई। वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहां चुनाव केवल प्रतिनिधियों के चयन का माध्यम नहीं, बल्कि जन भागीदारी, उत्तरदायित्व और लोकतंत्र की आत्मा को व्यक्त करने का साधन भी है। चुनौती और आवश्यकताएं। समय के साथ चुनाव प्रणाली में कई चुनौतियां सामने आई हैं। इसमें शामिल है धन और बाहुबल का प्रभाव, फर्जी मतदान, मतदान प्रतिशत में गिरावट, मतदाताओं की निष्क्रियता, पारदर्शिता की कमी। इन समस्याओं से निपटने के लिए चुनाव सुधारों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और समावेशी बनाना है। विद्यार्थियों और युवाओं की भूमिका। भविष्य में चुनाव सुधार केवल तकनीकी या विधायी बदलाव नहीं होंगे, बल्कि लोकतंत्र को जीवंत और उत्तरदायी बनाने का एक मिशन है। विद्यार्थियों को न केवल मतदान की प्रक्रिया को समझना चाहिए, बल्कि वे चुनाव सुधार के पक्षधर, विचारशील आलोचक और जागरूक नागरिक बनकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में भागीदारी बन सकते हैं। भविष्य की दिशा। डिजिटल वोटिंग, मतदान शिक्षा, पारदर्शी राजनीतिक फंडिंग और दागी उम्मीदवारों की रोकथाम जैसे सुधार। प्रिय शिक्षार्थियों, आइए हम इस विषय के उद्देश्य के बारे में जानेंगे। भारत में चुनाव सुधार के अध्ययन का उद्देश्य के लिए निम्नलिखित बिंदुओं से स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव का महत्व, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की आवश्यकता को समझना। दूसरा है चुनाव प्रणाली की जानकारी, वर्तमान चुनाव प्रणाली और इसमें मौजूद खामियों का विश्लेषण करना। तीसरा है चुनावी अनियमितता से बचाव, धन बल, बाहुबल और गलत आचरण जैसी समस्याओं का अध्ययन और उनके समाधान की समझ। चौथा है टेक्नोलॉजी का उपयोग, जिसे हम ईवीएम के नाम से जानते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और अन्य तकनीकी साधनों के उपयोग से चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने की जानकारी। पांचवा, मतदान जागरूकता, नागरिकों के मतदान के अधिकार और जिम्मेदारी के लिए जागरूकता बढ़ाना। छठवां, चुनावी खर्च पर नियंत्रण, राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनावी खर्च को नियंत्रित करने के लिए सुधार उपायों की जानकारी। सातवां है मतदाता सूची की शुद्धता, मतदाता सूची को अद्यतन और त्रुटि मुक्त बनाए रखने के लिए। इसी प्रकार प्रिय शिक्षार्थियों, आज हम भारत में चुनाव सुधार के बारे में भी जानेंगे। भारत में अब तक 16 आम चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं, जो हमारे लोकतंत्र की मजबूती और सफलता को दर्शाते हैं। इसके बावजूद समय के साथ चुनाव प्रक्रिया में कुछ समस्याएं उभर कर सामने आई हैं, जिनसे जनता का चुनाव में विश्वास कमजोर होता जा रहा है। मुख्य समस्याएं इस प्रकार है, जैसे काले धन का उपयोग, चुनाव में अनियमित वित्तीय संसाधनों का दुरुपयोग, हिंसा और बूथ पर कब्जा, चुनावी हिंसा और मतदान केंद्रों पर अवैध कब्जा, जाली मतदान, असली मतदाताओं की जगह नकली मत डालना। इन सभी समस्याओं ने चुनाव की पवित्रता
और निष्पक्षता को प्रभावित किया है। इसलिए इनका समाधान करना और चुनाव प्रक्रिया को और सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाना अत्यंत आवश्यक है। निर्वाचन प्रणाली की असमानता। भारत में चुनाव में पहले जीत की प्रणाली लागू है। इस पर प्रणाली में वही उम्मीदवार जीतता है जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, भले ही कुल मतदाताओं में उसका प्रतिशत बहुमत से कम क्यों ना हो। इसका परिणाम यह होता है कि कई बार एक पार्टी सरकार बना लेती है जबकि उसे कुल मतदाताओं का वास्तविक बहुमत नहीं मिला होता। इस स्थिति से निपटने के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की बात उठती है। उसमें हर पार्टी को उसके कुल वोट प्रतिशत के अनुसार सीटें मिलती हैं। लेकिन भारत जैसे भाषा, धर्म, क्षेत्र और संस्कृति में विविधताओं वाले देश में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जटिल और लागू करना मुश्किल माना जाता है। चुनाव में धन का बढ़ता प्रभाव। आज के समय में चुनाव लड़ने में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कई उम्मीदवार 2 से 10 करोड़ रुपए तक का खर्च करते हैं। इस कारण काले धन और राजनीति के बीच खतरनाक गठजोड़ बन जाता है। इस समस्या से निपटने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। सभी दलों को आय व्यय का पूरा हिसाब देना अनिवार्य करना ताकि वित्तीय अनियमितताओं पर नियंत्रण हो। राजनीतिक दलों के खर्च को उम्मीदवारों के खर्च में शामिल करना ताकि पारदर्शिता बढ़े। चुनाव प्रचार की अवधि घटाना, इससे खर्च कम होगा और प्रक्रिया सरल होगी। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराना, इससे समय और पैसे दोनों बचेंगे। राज्य द्वारा आंशिक रूप से चुनाव खर्च वहन करना ताकि उम्मीदवार पर अत्यधिक वित्तीय दबाव कम हो। बाहुबल और हिंसा का प्रयोग। कुछ राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान हिंसा और हथियारों का उपयोग आम समस्या बन गई है। मतदान केंद्रों पर कब्जा, मारपीट और बूथ लूट जैसी घटनाएं अक्सर देखने को मिलती है। इन समस्याओं को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय सुझाए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अर्धसैनिक बल की तैनाती ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हथियार और शराब पर प्रतिबंध। चुनाव के दौरान तनाव और हिंसा को कम करने के लिए दोषियों पर आजीवन चुनाव लड़ने की रोक ताकि अपराधियों को चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने से रोका जा सके। मतदाताओं को पहचान पत्र जारी करना और जाली मतदान को कानूनी अपराध घोषित करना ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष और सुरक्षित बने। निर्दलीय उम्मीदवारों की अधिकता। अधिकांश निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेते और केवल व्यक्तिगत लाभ या धन संपत्ति अर्जित करने की संभावना के चलते चुनाव में भाग लेते हैं। ऐसे उम्मीदवार को प्रोत्साहित न करने हेतु सुझाव दिया गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए जमानत राशि 10,000 और विधानसभा चुनाव के लिए 5,000 निर्धारित की जाए। मतदाताओं की उदासीनता। कुछ नागरिक मतदान में भाग नहीं लेते, जिससे जाली मतदान और चुनावी भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ जाती है। इसी कारण से मतदान को अनिवार्य बनाने की मांग उठ रही है। कई देशों में मतदान में भाग न लेने पर आर्थिक दंड लगाया जाता है। भारत में भी ऐसे नियम की आवश्यकता है ताकि नागरिक अपने मतदान अधिकार और कर्तव्य को गंभीरता से निभाए। शासक दल द्वारा प्रशासनिक तंत्र का दुरुपयोग। चुनाव के दौरान कई सत्ताधारी दल सरकारी योजनाओं की घोषणाएं करते हैं या सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग करते हैं, जिससे चुनाव की निष्पक्ष प्रक्रिया प्रभावित होती है। इसलिए आवश्यक है कि चुनाव की घोषणा के बाद केंद्र और राज्य सरकारें केवल कार्यवाहक सरकार की भूमिका निभाए और किसी भी प्रकार के दुरुपयोग से बचे। निर्वाचन अधिकारियों पर दबाव। चुनाव अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव डालकर मतदाता सूचियों में गड़बड़ी की जाती है या विपक्षी उम्मीदवारों को परेशान किया जाता है। इस पर रोक लगाने के लिए चुनाव अधिकारियों को पूर्ण सुरक्षा और स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। निर्वाचन याचिकाओं का विलंब से निपटारा। चुनाव याचिकाओं का निर्णय अक्सर वर्षों बाद होता है, जिससे भ्रष्ट तरीके से जीतने वाले नेता पूरे कार्यकाल तक पद पर बने रहते हैं। याचिकाओं पर 6 से 12 महीने में निर्णय देने की कानूनी व्यवस्था होनी चाहिए। निर्वाचन पद्धति में किए गए प्रमुख सुधार।
1 अक्टूबर 1993 को केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से निर्वाचन आयोग को बहुसदस्यीय बनाया गया। इसके तहत मुख्य चुनाव आयुक्त के अतिरिक्त 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। इलेक्ट्रॉनिक मतदान मशीनें। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 में संशोधन कर धारा 61 का जोड़ी गई, जिससे मतदान में इलेक्ट्रॉनिक मशीनों का प्रयोग संभव हो गया। यह प्रावधान 15 मार्च 1989 से लागू है। मतदाता आयु में परिवर्तन। 61वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 326 में संशोधन किया गया और मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। फोटो पहचान पत्र। देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी किए गए ताकि जाली मतदान और धोखाधड़ी को रोका जा सके। जमानत राशि और नामांकन हेतु प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धि। संसदीय और विधानसभा चुनावों में जमानत राशि बढ़ाई गई है ताकि केवल गंभीर उम्मीदवार ही चुनाव मैदान में उतरे। संसदीय चुनाव सामान्य उम्मीदवार के लिए 10,000 और अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवार के लिए 5,000। राज्य विधानसभा चुनाव सामान्य उम्मीदवार के लिए 5,000 और अनुसूचित जाति जनजाति उम्मीदवारों के लिए 2,500। इसके साथ ही यह व्यवस्था की गई कि किसी मान्यता प्राप्त दल से नहीं जुड़े उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 10 मतदाताओं का प्रस्ताव आवश्यक होगा, जबकि मान्यता प्राप्त दल के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक पर्याप्त है। नाम वापस लेने और मतदान की तिथि के बीच की अवधि में कमी। नाम वापस लेने और मतदान के बीच की न्यूनतम अवधि को 20 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया। 2 से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने का प्रतिबंध। अब कोई भी उम्मीदवार एक साथ 2 से अधिक संसदीय या विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ सकता। यह प्रतिबंध राज्यसभा और विधान परिषद के द्विवार्षिक चुनाव तथा उपचुनाव पर भी लागू है। उम्मीदवार की मृत्यु होने की स्थिति। पहले किसी उम्मीदवार की मृत्यु होने पर चुनाव रद्द किया जाता था, अब ऐसा नहीं है। यदि मृत उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल का सदस्य हो तो दल को 1 सप्ताह के भीतर नए उम्मीदवार को नामांकित करने की अनुमति होगी। उपचुनाव के लिए समय सीमा। संसदीय या राज्य विधानसभा में रिक्त स्थान होने पर उपचुनाव 6 महीने के भीतर आयोजित करना अनिवार्य है। हालांकि यह प्रावधान उन मामलों में लागू नहीं होगा जहां सदस्य की शेष अवधि केवल 1 वर्ष हो या निर्वाचन आयोग केंद्र सरकार की सलाह से यह प्रमाणित करे कि निर्धारित अवधि में उपचुनाव कराना संभव नहीं है। संक्षेप में अगर हम बताएं तो वर्तमान सरकार चुनाव प्रणाली को अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और उत्तरदायी बनाने के प्रयासों में लगातार सक्रिय रही है। इसी दिशा में 22 मई 1998 को गृह मंत्री की पहल पर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई, जिसमें चुनाव सुधार पर गहन विचार विमर्श हुआ। इस बैठक के निर्णय के आधार पर सांसद श्री इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति गठित की गई। समिति को निर्देश दिया गया कि वह मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को राज्य निधिकरण प्रदान करने के व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करे, जिससे चुनाव में धन बल की भूमिका सीमित हो सके। इस प्रयास को और मजबूती देने के लिए न्यायपालिका ने भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। 2 मई सन 2002 को उच्चतम न्यायालय ने ऐतिहासिक आदेश जारी करते हुए निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि संसद या विधानसभा के चुनाव में भाग लेने वाले प्रत्येक उम्मीदवार से शपथ पत्र लिया जाए। इस शपथ पत्र में उम्मीदवार को निम्नलिखित जानकारी प्रदान करनी होगी: किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी, चल अचल संपत्ति की जानकारी, देनदारी और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के प्रति बकाया विवरण, शैक्षणिक योग्यता, निर्देश का पालन सुनिश्चित करने हेतु 27 मार्च 2003 को निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी की, जिसके अनुसार प्रत्येक उम्मीदवार को लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा के चुनाव में नामांकन के समय सत्यापित शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को उम्मीदवारों के बारे में संपूर्ण और सत्य जानकारी उपलब्ध कराना है, ताकि वे सही और ईमानदार प्रतिनिधि का चुनाव कर सके। यह कदम भारतीय लोकतंत्र को अधिक उत्तरदायी,
पारदर्शी और नैतिक रूप से सुदृढ़ बनाने में मील का पत्थर साबित हुआ है। धन्यवाद। Dr. C.V. Raman University.